नमस्ते बच्चों। आज हम आपके पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण पाठ कृतिका पुस्तक से पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक है साना साना हाथ जोड़ी और इसकी लेखिका है मधु कांकरिया। तो सबसे पहले बात कर लें इसके शीर्षक के बारे में। साना साना हाथ जोड़ी ये नेपाली भाषा में कहे गए शब्द हैं, जिसका अर्थ है कि छोटे छोटे हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना कर रही हूँ। ठीक है, ये बातें लेखिका ने एक नेपाली युवती से सीखी हुई थी। तो देखिए, ये पाठ बच्चों एक यात्रा वृत्तांत है। इस पाठ में लेखिका ने अपनी सिक्किम यात्रा का वर्णन किया है, जहाँ वो अपनी एक मित्र के साथ घूमने गई हुई थी। सिक्किम में गंगटोक में वो गई थी और उसके बाद गंगटोक से युमथांग तक का सफ़र उन्होंने किया। तो उस सफ़र के दौरान जो जो उन्हें अनुभव हुए और साथ ही प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर जिस तरह से वो अभिभूत हुई, इसके अलावा पहाड़ के लोगों की समस्याएं जो उन्होंने देखी, वहाँ का जीवन देखा, उसका वर्णन इस पाठ में लेखिका ने किया है। तो चलिए पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। लेखिका कह रही हैं, मैंने हैरान होकर देखा आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। रात की बात बता रही हैं, गंगटोक शहर में है। गंगटोक जिसे कहते हैं। तो वहाँ कह रही हैं कि रात में मैंने जब देखा तो मुझे आसमान उल्टा पड़ा दिखा। इसका मतलब समझ पा रहे हैं आप? आसमान उल्टा पड़ा दिखा, मानो ऐसे उन्हें लगने लगा सारे तारे नीचे आ गए हैं। तो ये तारे लेखिका ने किसको कहा है? पहाड़ों पर बने हुए घर में जो सारी लाइट थी, रोशनियाँ जो हो रही थी, उसे वो सब लेखिका को किसकी तरह प्रतीत हो रही हैं? तारे की तरह। आपके लिए ये सौंदर्य बच्चों कोई नया नहीं है, क्योंकि आप स्वयं पहाड़ के रहने वाले हैं। तो आप देखते हैं किसी पहाड़ी पर बने हुए सारे गांव देखें, हम पिथौरागढ़ शहर को खुद देखें, तो ऐसा लगता है मानो पूरे शहर में तारे ही तारे रात के समय टिमटिमा रहे हों। तो लेखिका के लिए चूँकि ये नया अनुभव था, तो वो कहती हैं कि मुझे बहुत आश्चर्य हुआ और मुझे ऐसा लगा गंगटोक शहर को देखकर जैसे सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे हैं। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। तो जितनी रोशनियाँ थी वो रात के समय बहुत ज़्यादा सौंदर्यित हो गई थी। उस सौंदर्य से अभिभूत हुआ जा सकता था। तो लेखिका कह रही हैं, आखिर ये क्या था? बताती हैं क्या था वह रात में जगमगाता गंगटोक शहर था। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम रात। तो कह रही हैं, ये कौन सा शहर है? गंगटोक शहर है। और उसके लिए क्या विशेषण का प्रयोग किया है लेखिका ने? इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा। क्योंकि पहले जो ये सिक्किम राज्य था, ये रियासत पहले भारत के राज्यों में शामिल नहीं हुई थी, बाद में भारत में शामिल हुआ। तो इसलिए कह रहे हैं कि इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा है। और क्या कहा इसके लिए? मेहनतकश बादशाहों का शहर। मेहनतकश बादशाह वहाँ के लोगों के लिए कहा गया है, जो कि मेहनत से अपनी आजीविका कमा रहे हैं, मेहनत से जीविका यापन कर रहे हैं, साथ ही अपने आत्मसम्मान के साथ जीते हैं। तो इसलिए इस शहर को लेखिका ने कैसा कहा? मेहनतकश बादशाह। मेहनतकश बादशाह विशेषण का प्रयोग किसके लिए किया गया? वहाँ के लोगों के लिए। तो कह रही कि ये शहर बहुत सुंदर था, सुबह शाम रात सब कुछ इसकी क्या थी? सुंदर थी। ठीक है, मेहनतकश बादशाहों का शहर, ये एक विशेषण का प्रयोग लेखिका ने यहाँ पर इसके लिए किया है। ठीक, अब लेखिका देखिए अपना अनुभव बता रही हैं। कह रही हैं, और वह रहस्यमयी सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी, कुछ इस कदर कि उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था और थी अतीन्द्रियता में डूबी हुई रोशनी की वह जादुई झालर। कह रही हैं कि वो जो रहस्यमयी रात, लेखिका को वो सब रहस्यमय लग रहा है। एक पहाड़ी पर ऐसा लगी इतनी रोशनियां हैं कि वो अपने सौंदर्य से इतना अभिभूत कर देती हैं कि लेखिका कह रही हैं कि मुझे सब कुछ, मेरा दिमाग उस समय काम करना बिल्कुल बंद कर चुका था। मैं अपने मस्तिष्क से कुछ भी सोच नहीं पा रही थी। मेरी चेतना, मेरे आसपास क्या चल रहा है, बस उसे मैं देख नहीं पा रही थी, बल्कि वही दृश्य मुझे सम्मोहित किया जा रहा था। भीतर बाहर सब शून्य था, अर्थात मैं कुछ विचार नहीं कर पा रही थी, ना उस दृश्य के बारे में कुछ कर पा रही थी। अतीन्द्रियता का मतलब है इंद्रियों से परे। इंद्रियों
आँख, नाक, त्वचा, जीभ ये सब हमारी इंद्रियां हैं जिनसे हम महसूस करते हैं। तो लेखिका कह रही है कि वो महसूस करने से भी परे था वो वर्णन, वो अनुभव मेरे वर्णन किए जाने से सब परे था। ऐसी मुझे वह रोशनी की जादुई झालर लग रही थी जो उन्होंने पहाड़ पर देखा। ठीक है। तो फिर कहती हैं कि धीरे धीरे मेरे मन में एक प्रार्थना गूंजने लगी जो मैंने एक नेपाली युवती से सुनी थी। वही प्रार्थना है जो शीर्षक है, देखिए। धीरे धीरे एक उजास उस शून्य से फूटने लगा, एक प्रार्थना होठों को छूने लगी, साना साना हाथ जोड़ी गर्दहूँ प्रार्थना, हामरो जीवन तिम्रो किस कौशली। क्या कह रही हैं कि छोटे छोटे हाथ जोड़कर मैं एक प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। देखिए प्रार्थना का ये बहुत अच्छा भाव है किसी भी प्रार्थना का कि हम अपने जीवन को किसके लिए समर्पित करने की बात करते हैं, अच्छाइयों के लिए। तो लेखिका कह रही है कि ये जो प्रार्थना है इसके बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। ठीक, ये तो लेखिका का अनुभव था किसका, गंगटोक शहर का, गैंगटोक शहर का। अब आगे का वो बता रही है कि अब उन्हें कहाँ की यात्रा के लिए निकल पड़ना था, युमथांग के लिए। ठीक, तो युमथांग के लिए जब वो जाएंगे उन्हें रास्ते में कटाओ, लायुंग और जगहें भी पड़ेंगी जो कि बहुत सुंदर पर्यटक स्थल हैं। तो सुबह जब लेखिका की नींद खुली तो वो बालकनी में आ गई, क्योंकि उन्होंने किसी ने उन्हें बताया था कि अगर मौसम साफ़ होता है, बादल नहीं होते हैं, तो बालकनी से कंचनजंगा पर्वत चोटी दिख जाती है। तो यही सोचकर कंचनजंगा देखने के लिए लेखिका बड़ी आतुर थी और वो बालकनी पर आ गई। और ये इस चोटी की क्या विशेषता है, ये हिमालय की सबसे बड़ी चोटी है कंचनजंगा, तीसरी सबसे बड़ी चोटी। ठीक है, कंचनजंगा। तो इसे देखना चाहती थी लेखिका, लेकिन क्या हुआ, उनके भाग्य में शायद आज उसे देखना नहीं था। तो कह रही है कि मौसम अच्छा होने के बावजूद हल्के हल्के बादल थे जिसके कारण वो कंचनजंगा को नहीं देख पाई। तो इस बात के लिए लेखिका ने क्या तुलना दी, देखिए क्या कह रही हैं वो। इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह ही बंद थे। ठाकुर जी कौन, भगवान को कहा है। ठीक है, जैसे आप देखते हैं ना हमारे मंदिरों के कपाट 6 महीने के लिए खुलते हैं, 6 महीने के लिए बंद हो जाते हैं, जो बड़े तीर्थ हैं, बद्रीनाथ हैं, केदारनाथ हैं। तो उसी तरह क्या कह रही हैं लेखिका कि मानो कंचनजंगा चोटी के कपाट भी किसकी तरह बंद हो गए थे, जैसे भगवान के कपाट बंद हो जाते हैं, द्वार बंद हो जाते हैं। कंचनजंगा न दिखनी थी न दिखी, पर सामने ही रकम रकम के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गई हूँ। तो सुबह उठकर जब लेखिका ने देखा, क्योंकि रात को तो वो पहुंची थी वहाँ, वो केवल रात का दृश्य देख पाई थी, सामने क्या कुछ है वो देख नहीं पाई थी। तो लेखिका कह रही हैं कि कंचनजंगा तो नहीं देख पाई, लेकिन वहाँ रकम रकम यानी तरह तरह के इतने फूल थे कि मुझे ऐसा लगा मैं फूलों के बाग में ही प्रवेश कर गई। ठीक, अब देखिए युमथांग की यात्रा पर हैं तो वो बता रही हैं युमथांग के बारे में। बहरहाल गैंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। युमथांग का मतलब क्या होता है, युमथांग यानी घाटियाँ। सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी आपको। ये बताया लेखिका को किसने, लेखिका का जो गाइड उनके साथ है, वो गाइड भी है, साथ में उनका ड्राइवर भी है। और उसका नाम क्या है, ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे, नाम है जितेन नार्गे। तो लेखिका युमथांग जाने के लिए बहुत उत्साहित थी। उससे पहले ही प्रश्न करती हैं क्या वहाँ बर्फ़ मिलेगी। मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगती हूँ। ठीक है, लेखिका कह रही है कि मैंने पूछा क्या वहाँ बर्फ़ दिखाई देगी, क्योंकि जिन लोगों ने बर्फ़ नहीं देखी है, पहाड़ों पर बर्फ़ देखना उनके लिए एक बड़ा नया अनुभव है। तो तब उनका जो गाइड था और ड्राइवर था उसने कहा आप चलिए तो पहले। तो अब देखिए रास्ते में ये लोग जाना शुरू करते हैं और अलग अलग तरह के विविध प्राकृतिक दृश्य लेखिका को दिखाई देते हैं जो उन्हें अलग अलग तरह से प्रभावित करेंगे। कहीं पर लेखिका एक दार्शनिक की भांति हो जाती हैं, कहीं पर एक प्रकृति प्रेमी की तरह हो जाती हैं। तो जब रास्ते पर चलते हैं तो देखिए क्या दिख रहा है उन्हें, जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी। ठीक है, एक जगह जब वो लोग जाते हैं तो वहाँ पर कौन कौन से फूल थे, पाइन और धूपी के फूल थे। ठीक, वहाँ पर उन्होंने बौद्ध पताकाएँ देखी। अब उनका जो ड्राइवर और उनका गाइड था जितेन, वो उन्हें बताता है कि यहाँ लोग किसको मानते हैं, बुद्ध को मानते हैं, बुद्ध की बड़ी मान्यता है। और जब कभी भी किसी
बुद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यहाँ पर श्वेत पताकाएं लगा दी जाती हैं। तो श्वेत पताकाएं किसका प्रतीक है? इस तरह से शोक का प्रतीक है, आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। ठीक है, वो बता रहे कि किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं और उन पताकाओं को उतारते नहीं हैं क्योंकि वो कागज़ की बनी है, धीरे धीरे वो खुद ही क्या हो जाती हैं? नष्ट हो जाती हैं। ये तो श्वेत पताकाओं की बात हुई। कभी कभी वहाँ रंगीन पताकाएं भी दिखती हैं। तो जितेन ने बताया कि ये पताकाएं कब लगाई जाती हैं? जब कोई क्या होता है, नए कार्य की शुरुआत होती है या कोई शुभ कार्य किया जाता है। तो जितेन की बातों से लेखिका को ये पता चला कि यहाँ पर लोग किस धर्म को मानने वाले भी हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। और जितेन नारगिस स्वयं बौद्ध धर्म को मानने वाला था क्योंकि लेखिका ने देखा कि उसकी जीप में क्या लगी हुई थी? दलाई लामा की तस्वीर लगी हुई थी। अनेक दुकानों में भी लेखिका ने दलाई लामा की तस्वीर देखी थी। तो इस तरह से एक स्थान ये देखा उन्होंने जहाँ पर उन्हें बुद्ध धर्म के प्रतीक पताकाएं दिखी। आगे बढ़ते हैं, लेखिका कह रही हिचकोले खाती हुई हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। तो तब जितेन, जो कि स्वभाव से बड़ा हंसमुख था, जो कि एक गाइड की विशेषता भी होती है कि वो हंसमुख रहे और अपनी बातों से अपने साथ चलने वाले यात्रियों को प्रभावित करे, तो एक जगह उसने दिखाई और नाम बताया। उसका नाम है कविलोंग स्टॉक। ठीक है, कविलोंग स्टॉक है। और इस जगह के बारे में जितेन बताता है कि यहाँ पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। गाइड बच्चों अपने समय की बड़ी प्रसिद्ध फिल्म रही है, बड़ी हिट फिल्म रही है। देवानंद जी और वहीदा रहमान जी की बड़ी प्रसिद्ध फिल्म है ये। तो बताया कि यहाँ पर किसकी शूटिंग हुई थी? गाइड फिल्म की। और इतिहास की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है बताया इन्होंने। यहाँ पर दो जो स्थानीय जातियाँ थी, लेपचा और भूटिया। तो भूटिया जाति में के जो थे चीसखे बमसन और लेपचाओं के नेता थे शोमैन। पहले इनमें क्या हुआ करता था? आपस में युद्ध होता था, लेकिन यहीं पर इन्होंने क्या किया? एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए कि आगे क्या होगा, जो अभी तक झगड़े चले हैं उन्हें भुलाकर अब इस स्थान पर क्या होगा? शांति वार्ता स्थापित की जाएगी। तो इसी स्थान से, जो एक कविलोंग स्टॉक है, इसी स्थान से इन दोनों लेपचा और भूटिया जातियों के बीच जो झगड़े चले आ रहे थे उनका अंत हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर तो वहाँ पर एक कुटिया के भीतर जितेन ने उनको एक चक्र घूमता हुआ दिखाया और जितेन ने बताया कि ये धर्म चक्र या प्रेयर व्हील है। क्या नाम बता दिया? धर्म चक्र या प्रेयर व्हील है। और लोगों की मान्यता ऐसी है कि इसको घुमाने से, इस चक्र को, इस व्हील को हम घुमाएंगे तो सारे पाप धुल जाते हैं। तो लेखिका को बड़ा आश्चर्य होता है क्योंकि अभी तक जिन जगहों पर वो रहती थी मैदान में, उन्होंने देखा था कि हाँ, लोग बड़ा अंधविश्वास करते हैं। लेखिका पहाड़ों पर आई तो यहाँ भी उन्होंने देखा कि लोगों की बड़ी मान्यता है। तो देखिए लेखिका ने क्या सोचा। लेखिका कहती हैं, चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी। हर जगह लोग क्या हैं? अंधविश्वास करते हैं, पुरानी दकियानूसी बातों को मानते हैं, रूढ़िवादी बातों पर यकीन करते हैं, जबकि हम बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक प्रगति कर चुके हैं। लेकिन उस वैज्ञानिक प्रगति को हम अपने विचार और व्यवहार में लागू नहीं करते हैं। तो लेखिका एक पल को दार्शनिक सी उठती हैं, किसको देखकर? उस प्रेयर व्हील को देखकर। तो अभी तक कौन क्या क्या देखा लेखिका ने? एक तो उन्होंने ये देखा कि बुद्धिस्ट लोग जो श्वेत और रंगीन पताकाएं लगाते हैं उनका क्या मतलब है। फिर उन्होंने कविलोंग स्टॉक जगह देखी जहां गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी, और साथ ही लेपचा और भूटिया जाति के बीच जहां पर संधि हुई थी। उसके बाद उन्होंने प्रेयर व्हील देखा। देखिए आगे बढ़ते हुए अब क्या क्या और वो देखती हैं। फिर देखो अब उनका रास्ता ज़्यादा पहाड़ों की तरफ बढ़ने लगा है। लेखिका कह रही हैं, रफ्ता रफ्ता हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगे। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून धोते बौने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। तो अभी तक उन्हें रास्ते में कौन कौन लोग दिखाई दे रहे थे? थोड़ी सी बस्ती वाली वो जगह थी, लोग थे वहाँ, आबादी थी। तो वहाँ पर उन्हें स्वेटर बुनती हुई युवतियाँ दिखाई दे रही थी। और कौन दिखाई दे रहे थे? नेपाली बच्चे दिखाई दे रहे थे, बहादुर नेपाली लोग जो भारी भरकम कार्टून, भारी भरकम सामान की पेटियाँ जिन्होंने पकड़ी हुई थी। अब धीरे धीरे ये दृश्य कम होने लगा और नीचे उन्हें घाटियों में
छोटे छोटे घर दिखाई देने लगे, ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच में छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। और अब जो पहाड़ थे वो भी ज़्यादा क्या होने लगे थे, ऊंचे विशालकाय होने लगे थे। ठीक है, ये दृश्य आप लोगों के लिए कोई नए नहीं है, आप चित्र में भी देख रहे हैं। ये सब दृश्य, पहाड़ों के दृश्य, ये सब आपके जाने पहचाने हैं। ठीक, तो लेखिका कह रही हैं कि हिमालय भी अब विशालकाय होता जा रहा था। फिर हिमालय के बारे में लेखिका कहती हैं कि अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ हिमालय सामने आता जा रहा था। वही हिमालय जो न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थाटानियों का काम में रहा है। काम में यानी जिसे पाने की लालसा रही है, यहाँ पर आकर हमारे साधु संतों ने, ऋषि मुनियों ने तपस्या की है, ज्ञान प्राप्त किया है, दर्शक देखने आते हैं, यात्रीगण आते हैं। तो उसी हिमालय में अभी कौन पहुंच गई थी, लेखिका कहती हैं पल पल परिवर्तित हिमालय, और थोड़ी थोड़ी जगह पर जाकर हिमालय का हमें अलग रूप दिखाई देता है। ठीक, फिर कहती हैं और देखते देखते रास्ते वीरान, संकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। रास्ते भी धीरे धीरे कैसे हो थे, निर्जन, वीरान यानी निर्जन, अब बस्ती कम थी वहाँ, और घुमावदार, घुमावदार मोड़ वाले रास्ते जानते हैं ना आप, तो उस तरह के रास्ते होने लगे थे। और हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय, बड़े बड़े पहाड़ दिखाई देने लगे थे। घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी थी, वादियाँ चौड़ी होने लगी थी। ठीक है, कहीं कहीं पर घाटियाँ चौड़ी चौड़ी भी थी, और बीच बीच में उन्हें तरह तरह के फूल भी दिखाई देते थे, शिद्दत से मुस्कुराते हुए, यानी बड़ी तीव्रता से अच्छे अच्छे फूल खिले थे, तो ऐसा लगता था जैसे वो फूल मुस्कुरा रहे हैं। उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने सकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते यूं लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हैं। तो कह रही हैं कि वो जो बड़े बड़े भीमकाय, बहुत बड़े आकार के जो पर्वत थे, और घाटियों के ऊपर जो रास्ते बने हुए थे, उनसे जाने पर ऐसा प्रतीत होता था मानो हम हरियाली वाली किसी गुफा के अंदर हिचकोले खाते हुए, क्योंकि पहाड़ों पर आप जानते हैं ना, एक ही रफ्तार से गाड़ियाँ नहीं चल पाती, हिचकोले खाते हुए, कहीं पर रास्ता ख़राब भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, जगह जगह पर मोड़ आते हैं, बैंड आते हैं। तो उन सब में ऐसा प्रतीत हो रहा था लेखिका को मानो किसी सघन हरियाली वाली गुफा में हिचकोले खाते हुए वो लोग निकल रहे हैं। तो बच्चों, आज हमने इतना पढ़ा कि लेखिका का जो मार्ग का सफ़र था उसके क्या अनुभव थे। शेष पाठ हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।